हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे वही सामाजिक विज्ञान का जो हमने वीवीआई प्रश्न का जो सीरीज रखा है उसी का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2। तो आज हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सक्सेसफुली 10 प्रश्नों को पढ़ लिया है, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले आगामी एग्जाम के लिए। तो हम प्रश्न संख्या आज 11 देखेंगे। आज के वीडियो में भी हम 10 प्रश्नों का बात करेंगे। और आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसका आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि भारत में जल विद्युत शक्ति का महत्व अधिक है क्यों? तो भारत में जल विद्युत का शक्ति जो है उसका अधिक महत्व है क्यों? तो देखिए, लिखा गया है कि उद्योगों के विकेंद्रीकरण तथा अन्य कई कारणों से देश में जल विद्युत का जो है महत्व है अधिक। इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि हमारे सत्ता को एक जगह केंद्रित ना करके बल्कि कई स्थानों तक उसे विभाजन करना। मान लिया जाए, देखिए हमारे देश में केंद्र सरकार होती है, मतलब देश की एक सरकार होती है, हमारी राज्य सरकारें होती हैं, उसके बाद पंचायत लेवल पे आते हैं, आप मुखिया जी होते हैं, सरपंच जी होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, सारे इस तरह से उसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण। मतलब सत्ता को एक जगह केंद्र ना करके उसे कई स्थानों पर विभाजित करना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो यही चीज़ें हुई। और इसमें तो पहला जो पॉइंट है, ये प्रथम पॉइंट लिखा गया है कि उत्तम कोयले का भंडार सीमित होने के कारण उसके संरक्षण की दृष्टि से जल विद्युत का विकास जरूरी है। और जल विद्युत, दूसरा पॉइंट है कि जल विद्युत का उत्पादन कोयले से सस्ता होता है। जी हाँ, जल विद्युत का जो उत्पादन होता है जो कोयले के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है। और तीसरा पॉइंट इस प्रकार से है कि कोयले सीमित क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं। मान लीजिए कोयला जो है सीमित क्षेत्र होता है, आप जहाँ कोयला मिलने वाला है वहीं मिलेगा। और लेकिन जबकि बिजली की मांग पूरा देश में होती है, हाँ, हर क्षेत्र में बिजली चाहिए, तो आप जल विद्युत संयंत्र स्थापित अगर कहीं भी किया जा सकता है तकनीकों को अपनाकर। अब अगला है प्रश्न कि जल विद्युत का वितरण अपेक्षाकृत अधिक दूर तक किया जाना संभव है। वाकई में आप जल विद्युत का जो वितरण है, मतलब उसे कितना आप बहुत अधिक दूरी तक फैला सकते हैं, जबकि कोयला से उतना नहीं होगा। तो ये भारत में जल विद्युत शक्ति का महत्व इसलिए अधिक है, समझे। तो चलिए, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 कुछ इस प्रकार से है कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर। तो देखिए, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी से या तो एक ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है या फिर 2 नंबर वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें अंतर क्या है। जलोढ़, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, मतलब नए प्रकार के जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसे खादर मिट्टी कहते हैं, जबकि पुराने जलोढ़ मिट्टी जो पुराने मिट्टी होंगे उसे बांगर कहेंगे, है ना। देखिए, मतलब जलोढ़ नया मतलब खादर और पुराना मतलब बांगर। बांगर है मतलब बंगाल का है, पुराना है। आप किसी तरह से आप ठीक से याद रख सकते हैं। नया मतलब खोद कर निकाला गया है, नया है, खादर है, इस तरह से आप याद रखिएगा। और आगे है कि इसमें दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, मतलब ये है आपका अंतर है कि इसके कण महीन होते हैं। इसका जो कण होगा, नए जलोढ़ खादर मिट्टी का जो कण होता है वो काफ़ी महीन होता है, जबकि इसके कण मोटे होते हैं। और आखिरी पॉइंट है कि ये नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब ये नदी के नज़दीक पाए जाते हैं, जबकि ये नदी के दूरदर्शी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी दूर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो काफ़ी आसान अंतर था, आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। तो अगला 13वां प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन के कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, मतलब विद्युत उत्पादन के लिए कारक कौन कौन प्रमुख कारक है उसे हम लोग जानते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखा गया है, आप भी परीक्षा में इसी तरह लिखें। जल विद्युत प्रवाही जल से मतलब हाइड्रो जो रहता है उसको टरबाइन से चलाकर उत्पन्न किया जाता है, मतलब उसको जो घुमाते हैं उसी को कहते हैं हम लोग टरबाइन। हाइड्रो को घुमाते हैं तब विद्युत उत्पन्न होता है। तेज बहते जल से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जी हाँ, जितना अधिक तेजी से मतलब जल बहेगा उतना अधिक विद्युत उत्पन्न होगा। जल विद्युत जो हमारा है उसे उत्पन्न करने के लिए नदियों के जल को बहुत तेजी से ऊंचाई से गिराया जाता है। जी हाँ, और भारत के अनेक बहुउद्देशीय परियोजना हैं जो विद्युत उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी और कॉरपोरेशन और केपिली हाइड्रल परियोजना इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो है ये जल विद्युत परियोजना उत्पन्न जल विद्युत का उत्पादन करती हैं। तो ये भी प्रश्न काफ़ी आसान था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। तो 14वां प्रश्न है
कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य यदि हम जानें तो दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के जल से नमक मतलब बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर जो कर लगा रहा है नमक के लिए वो अनुचित है, मतलब गलत फैसला है। साथ ही सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत का ये संकेत भी था। मतलब उनको संकेत भी दिया जा रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से ऐसे समझे कि दांडी यात्रा का जो उद्देश्य था, पर्पज़ जो था, वो समुद्र के तट में पहुंचकर जल के नमक बनाकर उसके कानून का उल्लंघन करना था, ताकि सरकार जो है नमक पर कर न लगाए, जो कि गलत था। तो यही दांडी यात्रा का उद्देश्य था। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तो 15वां प्रश्न है कि एक दलीय शासन पद्धति क्या है? तो एक दलीय शासन पद्धति के बारे में बताते हैं हम। विश्व के वे देश जहाँ एक ही राजनीतिक दल को सरकार बनाने और उनका संचालन करने की व्यवस्था है, उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। मतलब वैसे देश जिसमें एक ही राजनीतिक पार्टियां होती है, एक ही दल होती है और वही हमेशा सरकार बनाती है, उसी को हम लोग कहते हैं एक दलीय शासन पद्धति, है ना। जैसे उत्तर कोरिया वगैरह हुआ, वहाँ इस तरह से एक दलीय शासन पद्धति ही चलती है। लेकिन अपने भारत तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी लोकतांत्रिक देश है, तो कई पार्टियां हैं और आप जनता का यहाँ जनता द्वारा चुना जाता है, तभी तभी सरकार बनती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16वां। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अब 16वां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी को कहा जाता है जो अपने उत्पादन नियंत्रण व उसका स्वामित्व विश्व के कई देशों में रखती है। मतलब वैसी कंपनी जो मतलब अपना उत्पादन जो है वो कई कंपनी के साथ अपना उत्पादन जोड़ लेती है, वही कंपनी जो है वो उत्पाद और अपना जो वही कंपनी को हम लोग कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। और ये कंपनियां अपनी उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों अपने संयंत्र स्थापित करती है। मतलब उन जगहों पर अपना स्थान स्थापित करती है जहां उन्हें संसाधन की पूर्ति हो सके। मतलब उसी स्थान पर वो अपना कंपनी वगैरह इंडस्ट्री बैठाएगा जहां उसको जो है मतलब उसका बहुत अधिक ग्राहक मिल सके और जो संसाधन उसका रिसोर्स है वो मिल सके। जैसे नोकिया मोबाइल हुआ आपका, है ना, इन्फोसिस हो गया आपका, कोका कोला हो गया, ये सारी की सारी जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो काफ़ी देशों में ये प्रचलित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं नर्मदा बचाओ का मुख्य आंदोलन, जो अपना आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या है नर्मदा को बचाने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य भारत के कृषि क्षेत्रों में सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। मतलब उसका मेन पहला पर्पज क्या था कि कृषि क्षेत्रों में सरकारों को खींचना, मतलब उनको ध्यान आकर्षित करना कि आप कृषि पर ध्यान दें। इस आंदोलन के लिए मतलब समर्थक का यह तर्क है, मतलब उसका मांग है कि जल संगत जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय संप्रदायों का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। और साथ में उनका ये भी कहना था कि सरदार सरोवर परियोजना के विरोध के लिए पीछे यह तर्क है कि यह पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए हमें जो है नर्मदा को बचाना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्यों? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप समझते हैं कि राजनीतिक दल जो है उसे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का और प्रजातंत्र भी वही हुआ प्राण क्यों कहा जाता है? ये जो है सनातन सत्य है। ये सत्य है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। जी हाँ, राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और बहुत बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं। और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल की जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है। राजनीतिक दल ये जो जनता का जो समस्या है वो सरकार के समक्ष यानी समस्या मतलब सरकार के सामने रखती है। साथ ही जनता की मांग जो जनता मांगती है उसके लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है, आंदोलन करती है। जी हाँ, हमें आंदोलन करने का
पूरा छूट है हमारे लोकतंत्र के हिसाब से। राजनीतिक दल लोक जो कल्याणकारी योजना बनाती है, मतलब लोगों के लिए जो सही हो उसके लिए जो योजना बनाती है और उसे कार्यन्वित जो उसके लिए कार्यवहित हो करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच जो कड़ी होती है उसे कम करती है। मतलब जो सरकार मतलब मांग होता है जनता का उसको बेसिकली वो पूरा करते हैं राजनीतिक दल, इसीलिए उसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19। तो प्रश्न संख्या 19 है कि खनिज क्या है। काफ़ी आसान प्रश्न है। खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। जी हाँ, हमारा जो स्थल मंडल चट्टानों से बना है, जहाँ चट्टान खनिज के संयोग से बनी हुई है। मतलब नीचे में अब तक 2000 से अधिक खनिजों की पहचान जो है वो हो चुकी है ऑलरेडी, जिसमें केवल देखिएगा, जिसमें केवल और केवल 30 खनिज ही जो आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखती है। जिसमें हो तो गया है 2000 से अधिक, लेकिन 30 ही खनिज ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से, यानी जो हमारा इकोनॉमिकल रिसोर्स होता है, यानी पैसा से संबंधित चीज़ें, रुपये से संबंधित चीज़ें, उनसे 30 ही खनिज ऐसे हैं जो उपयोगी है हमारे लिए अधिक। तो चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 कुछ इस प्रकार से है कि मेजनी कौन था। तो देखते हैं मेजनी कौन था। मेजनी एक महान साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थ करने वाला योग्य सेनापति था। मतलब बहुत महान साहित्य जो लिखने वाले होते हैं उसे साहित्यकार कार कहा जाता है। और ये एक गणतंत्र के विचारों का समर्थ करता था। ये योग्य सेनापति भी था। और साथ ही वह एक महान क्रांतिकारी नेता भी था यह। और वह कई दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से भी जुड़ा रहा। मतलब इसका मतलब संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। ये ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, तो आप इसे याद रखेंगे कि मेजनी का संबंध किससे है? कार्बोनरी से। ठीक है, इन्होंने ही गुप्त संगठन करके कार्बोनरी से जुड़ा हुआ था। तो चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।